Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new topic, that is the last one, protection of carboxylic acids. And in today's lecture we will discuss about the introduction and esters as protecting groups of carboxylic acids. Your course is role of protecting group in organic synthesis, and my name is Dr. Tahir Makbool. So first of all, look at the objectives of today's lecture. The first one is why we need to protect carboxylic acid. Secondly, we will also discuss the role of hydrolysis in the cleavage. As you know, hydrolysis is the most simple method to cleave the protected carboxylic acids. Similarly, we will also discuss common methods of formation, cleavage, and applications of esters as protecting group for carboxylic acid. So let's start with the problem that why we need to protect a carboxylic acid. And so if you look at the structure of carboxylic acid, you will find a carbonyl species which is susceptible towards the nucleophile, and there is a hydroxyl species, so which is acidic one. So in order to mask the acidic proton so that it does not interfere with the base catalyzed reactions, यानी अगर आप का जो सबस्ट्रेट है इट हैज़ गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी और आप कोई ऐसा रिएक्शन करना चाह रहे हैं जो कि बेस कैटलाइज्ड है, तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है. सो इस सूरत में आपको जो एसिडिक प्रोटॉन है इसको मास्क करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि आप वो रिएक्शन जो बेस कैटलाइज्ड है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें. सिमिलरली देयर इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप. आपको पता है कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल अगर आपके जो रिएक्शन है सब्सिक्वेंट रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है तो फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए ये एक समझ लें कि एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक समझने की अच्छी जगह है इन ऑर्डर टू अटैक और एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है. तो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर सेकंड जो हमारी रीज़न है टू मास्क द कार्बोनाइल ग्रुप टू प्रिवेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. थर्ड जो चीज़ है वो इम्प्रूव द हैंडलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इन क्वेश्चन. अब हैंडलिंग ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, इसके अंदर फर्दर 3 चीज़ें डिस्कस की हैं मैंने. नंबर 1 कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है या उसका सॉल्ट मौजूद है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो अगर आपने कोई रिएक्शन जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ये लेस वाटर आपका सबस्ट्रेट जो है वो लेस वाटर सॉल्युबल हो, तो उस सूरत में भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को मास्क करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए. सेकंड थिंग जो इसमें आती है हैंडलिंग के हवाले से, दैट इज़ टू इम्प्रूव इट्स NMR कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो हाईली एक्सचेंजेबल होता है और अक्सर प्रोटॉन NMR में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता या वो पीक शो नहीं करता. तो उस सूरत में उसकी NMR कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके मॉलिक्यूल की NMR कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम इसको मास्क करते हैं ताकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड मोइटी को कंफर्म कर सकें. सिमिलरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर आपके सबस्ट्रेट में है जिसको आपने एनालाइज करना है थ्रू क्रोमेटोग्राफी, तो उसकी वोलाटिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी आप इसको कंपैरेटिवली मोर वोलाटाइल डेरिवेटिव्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि इसकी हैंडलिंग जो है इम्प्रूव हो जाए. तो 3 रीज़न जिसकी वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मोइटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. एक उसका जो एसिडिक प्रोटॉन दिस वन, दूसरा उसका कार्बोनाइल ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल के लिए ससेप्टेबल है, और थर्ड वन एज अ होल मॉलिक्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं. अब बहुत सारे जो एस्टर प्रोटेक्टिव ग्रुप हैं आपने देखे हैं, और स्पेसिफिकली जब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिफोर कोरोना क्लास में डिस्कस किया था तो उसमें हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हवाले से जो एस्टर एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़े थे, डिस्कस किए थे, तो वो भी मेरा ख्याल है आपके जहन में होंगे. तो इनको एस्टर्स प्रोटेक्टिंग ग्रुप बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल हैं, लेकिन इनको डेवलप किया जाता है ज़्यादा एस्टर क्यों बनाए गए हैं, ताकि उनके अंडर वैरायटी ऑफ कंडीशन उनकी क्लीवेज की जा सके, उनको रिमूव किया जा सके.
हालांकि ज़्यादातर आपको पता है एस्टर जो है, अगर एस्टर को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि आप उसका हाइड्रोलिसिस कर लें, तो एस्टर्स आसानी से हाइड्रोलिसिस के ज़रिए क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। सो रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न ये है कि हाइड्रोलिसिस आपने जो हम पीछे हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी पढ़ा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी पढ़ा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अमाइन भी पढ़ा। तो उनमें से अक्सर आपने देखा होगा जब हम उनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करते थे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की, तो बहुत सारे जो हैं वो टवर्ड्स एक्वस एसिड या बेस जो हैं वो क्या होते थे, सेंसिटिव होते थे, यानी कि वो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दे कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको मास कर लिया या उसकी स्टेबिलिटी प्लांट सेट ऑफ रिएक्शन कंडीशन में कैसी हैं, बल्कि हमने ये भी देखना है कि जब हम उसको डीप्रोटेक्ट करेंगे यानी कि उसकी क्लीवेज करेंगे, तो जो दूसरी फंक्शनैलिटी मालिक्यूल के अंदर मौजूद हैं वो तो इफ़ेक्ट नहीं होती। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ एस्टर्स डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उनको सिर्फ हाइड्रोलिसिस की बजाय दूसरे जो मेथड हैं उनके ज़रिए भी क्लीव किया जा सके। लेकिन स्टिल जो हाइड्रोलिसिस आपके पास है वो एक बड़ा अच्छा मतलब डीप प्रोटेक्शन के लिए बड़ा अच्छा टूल है और बड़ा ही समझने सस्ता और कॉमन सा टूल है। तो इसलिए हमें हाइड्रोलिसिस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस का रेट दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक मालिक्यूल की स्ट्रक्चर पे, यानी कि उसके जो आपका जिस चीज़ को आपने हाइड्रोलाइज करना है, सपोज एस्टर को हाइड्रोलाइज करना है तो उसकी बल्कीनेस के ऊपर ये डिपेंड करता है, दूसरे लफ्ज़ों में स्टीरिक इफेक्ट है। और सेकेंडली है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाता है, एट्सेट्रा। तो अब इन दोनों फैक्टर्स जो हैं, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपके पास एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है जिसके अंदर मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटेक्टेड हैं या मोर देन वन फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, जो कि ससेप्टेबल हैं टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, तो उस सूरत में आप इनकी स्टीरिक या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बेस पे उनको सिलेक्टिवली जो डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली जिस तरह आप उनको डी प्रोटेक्ट डिफरेंशियली कर सकते हैं, इसी तरह जब आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास दो या दो से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं, तो आप उनको सिलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी डिपेंड करेगी इन्हीं दोनों फैक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक जनरल सा अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मुख्तलिफ एस्टर्स का दिया गया है, जिसके अंदर जो एस्टर्स ग्रुप है उनको यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप देखें तो जो आपका समझ लें इथाइल इथाइल एस्टर है, वो जो है उसकी रिएक्टिविटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में वो सबसे कम है, पीछे है। और जो आपका पेंटाफ्लोरो फिनाइल एस्टर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर है। तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए आप एक मॉलिक्यूल में मौजूद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को सिलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। चलें जी, एस्टर्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ आते हैं। एस्टर्स आप पढ़ रहे हैं, एस्टर्स की प्रिपरेशन भी आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे आपने दो मेन कैटेगरीज पढ़ी होंगी जिनके बेसिस के ऊपर एस्टर्स को प्रिपेयर किया जाता है। नंबर वन है कार्बोक्सिलेट एक्टिवेशन विद अ गुड लीविंग ग्रुप, यानी कि आप कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट कर देते हैं बाय कन्वर्टिंग द OH इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप सो दैट यू कैन come up with your ester. The second आपको पता है कैटेगरी है, that is nucleophilic displacement of carboxylate on an alkyl halide या सल्फोनेट आप यूज़ करते हैं for nucleophilic displacement. So ये दो मेजर कैटेगरी थी अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से देखें। सिंपल एस्टर्स अगर हों तो आप सिंपल एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल आप क्या अपना कार्बोक्सिलिक एसिड लें और अल्कोहल लें और एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन करें। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको पता है ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली वाटर रिमूव करते रहेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज यील्ड बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका इजियोट्रॉपिक रिमूवल ऑफ वाटर नहीं कैरी आउट करते तो जो एसिड कैटलाइज्ड
कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन है उसकी यील्ड जो है वो कंप्रोमाइज्ड होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, इट इज़ लिमिटेड टू सिंपल सिस्टम फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। द न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच इज़ जनरली, दूसरी अप्रोच जो है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, इट इज़ नॉट जनरली सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर इफ़ द हैलाइड और टोसाइलेट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड या आप सल्फोनिक एसिड इस्तेमाल करें तो टोसाइलेट या हैलाइड जो हैं अगर स्टेरिकली हिंडर्ड हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच आपकी क्या होती है, जनरली नॉट सूटेबल होती है। तो एक तीसरा जो अप्रोच है दैट इज़ ट्रांस एस्टेरिफिकेशन है, जिसके अंदर आप एक एस्टर को दूसरे एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अप्रोच भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो हम एस्टर्स के हवाले से ट्रांस एस्टेरिफिकेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फार्मेशन के हवाले से बहुत सारे मेथड हैं जी। मोस्ट कॉमनली मेथड जो फार्मेशन के हवाले से है उसमें हम क्या करते हैं, एक एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड लेते हैं और उसको अल्कोहल से ट्रीट कर देते हैं द प्रेजेंस ऑफ अ बेस सच एज पिरिडीन और ट्राइएथाइलमीन। अब यहाँ पे क्या है, आपने हायरार्की पढ़ी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की, तो उसके अंदर अगर आप सबसे टॉप पे देखें तो आपको एसिड हैलाइड्स मिलेंगे या एसिड एनहाइड्राइड मिलेंगे। एस्टर्स और आपके अमाइड जो हैं वो नीचे आते हैं, एस्टर तीसरे नंबर पर और अमाइड सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलते हैं, क्लोराइड एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड, जो कि मोर रिएक्टिव हैं देन द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल के साथ ट्रीट करें और एस्टर बनाएं, पॉसिबल है, लेकिन क्या है वहाँ पे आपका जो यील्ड है वो कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड डेरिवेटिव से काफ़ी कम है। तो और वहाँ पे आपको पता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, यील्ड जो है वो कंप्रोमाइज़ है। उसकी बजाय आप अगर एक स्टेप इंक्रीज़ कर लें तो अपना जो एसिड है उसको पहले आप कन्वर्ट कर लें इनटू एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड और फिर उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो फिर आपकी यील्ड जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है और यही मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। अगर आपके पास अल्कोहल्स हिंडर्ड हैं तो आपका ये जो रिएक्शन है ये स्लो हो सकता है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट करते हैं बाय यूजिंग डाइमेथाइलअमाइनोपिरिडीन या डीमैप, यानी कि ये भी आप एडिशनली यूज़ करते हैं इन केस के अगर आप अल्कोहल ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो वहाँ पे आप डीमैप भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर रिएक्शन। फार्मेशन के हवाले से बात करें तो जैसे पहले जिक्र किया है, क्लासिकल मेथड में आप क्या करते हैं, जो सबसे रिएक्टिव आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज़ एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, उसको ट्रीट कर देते हैं, उसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कर देते हैं विद थायनाइल क्लोराइड या POCl3। तो क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चला जाता है, एसिड हैलाइड में। अगर ज़ाहिर बात है यहाँ पे रिफ्लक्स करना पड़ता है आपको ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो अगर आप उससे भी माइल्डर कंडीशन में आपका सबस्ट्रेट जो है वो एक्सेसिव कंडीशन में अनस्टेबल है, तो आप माइल्डर प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप थायनाइल क्लोराइड या फास्फोराइल क्लोराइड की बजाय ऑक्सलाइल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ TMF इन डाइक्लोरोमीथेन एट रूम टेम्परेचर और बिलो। तो ये भी आप अल्टरनेटिवली कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मेशन एस्टर्स की कम्प्लीटली डिस्कस की गई है। पहला स्टेप अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ बीइंग ट्रीटेड विद थायनाइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, जिसे POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड भी कहते हैं, या फिर आपने माइल्डर कंडीशन यूज़ करती हैं तो ऑक्सलाइल क्लोराइड DMF और DCM ले लें, तो आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में ले जाएंगे। तो फिर ये एसिड हैलाइड जो है ये हाईली रिएक्टिव है, ये अल्कोहल के साथ बड़ा एक्सक्लूसिवली रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ट्राइएथाइलअमीन या पिरिडीन। अगर आपकी अल्कोहल स्टेरिकली हिंडर्ड है तो यहाँ पे आप डीमैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यू कैन गेट योर एस्टर। क्लीवेज के हवाले से बहुत सारे मेथड हैं, आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी। तो मोस्ट आपको पता है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी अल्कली हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक एक्वस मीडियम सच एज मेथनॉल या वाटर। अगर आपके पास प्रॉक्सिमल डायएस्टर्स हैं तो हाइड्रोक्साइल जो आपको पता है कि सेलेक्टिवली एक एस्टर को क्या करेगा, क्लीव कर देगा।
तो ये मेथड मैंने लिखा। फॉर एग्जांपल ये आपका एस्टर है, हाइड्रोक्साइड के साथ मेथनॉल या वाटर की मौजूदगी में हमने ट्रीट किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिकवर हो गया। अब आगे देख लेते हैं एग्जांपल। ये पहली एग्जांपल जो है दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, यानी कि अगर आपने अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड को प्रोटेक्ट करना है थ्रू एस्टर, तो वहाँ पे बोरिक एसिड इन मेथनॉल अगर आप यूज़ करें तो ये बड़ा सिलेक्टिवली जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा। जैसा कि यहाँ हुआ, ये आपका अल्फ़ा हाइड्रोक्सी है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू एस्टर। दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या रहा, इंटैक्ट रहा। अगर इसकी डिटेल एग्जांपल्स देखनी हो, इसका फर्दर लॉजिक्स देखनी हो, तो आप ये वाला जो रेफरेंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम बेसिकली जो आपका अमीडाजोल बेंजोइल डेरिवेटिव है वो इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ये एटोसाइल क्लोराइड है, एसीटोनाइल है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस 95% यील्ड में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोटेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेंजाइल एस्टर, सॉरी बेंजोइल नहीं, बेंजाइल एस्टर। तो ये इसका एक और मेथड है जिसके अंदर आप ट्राई फ्लोरोमीथेन सल्फोनाइल मेथॉक्सी रीजेंट यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, और अल्कोहल है और एन मिथाइल मार्फोलिन है, 82 डिग्री सेल्सियस 1 to 10 आवर 70 to 90% यील्ड। तो ये जनाब आप जो इमिडाजोलाइल डेरिवेटिव हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इन ऑर्डर टू गेट योर एस्टर। ये उसका रेफरेंस है, आप डिटेल से इसको देखना चाहें। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे जो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो होती है आपके मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करता है आपके इस डेरिवेटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलुइन टू गेट योर रिक्वायर्ड एस्टर। ये आपका सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट में यहाँ पे क्या होती है, जो एस्टेरिफिकेशन है वो प्रोसीड होती है विद इन्वर्जन। इसका डिटेल देखनी हो तो आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल जो है दैट इज स्टीरिकली डिमांडिंग है, तो ये जो मेथड है ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर अ वैरायटी ऑफ एसिड। इन केस ऑफ कायरल सेकेंडरी अल्कोहल द एस्टर इज ऑब्टेन्ड विद परफेक्ट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विद एन ब्यूटाइल लिथियम इन हेक्सेन और फॉलोड बाय क्लोरोडाइफेनॉलफॉस्फेन THF एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर। ये आपका इंटरमीडिएट बनता है और फिर आप उसको जो आपका रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे ट्रीट करते हैं इन डाइक्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोक्विनोन। तो आपके पास 76 to 98% यील्ड मिलती है मुख्तलिफ एस्टर्स की। तो इन एस्टर्स की एग्जांपल्स आप इन रेफरेंसेस के अंदर देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये एक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है ना, जिसमें अमाइन ग्रुप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो इसके एसिड मोइटी को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम BBDI यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1 टर्शरी ब्यूटॉक्सी 2 टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल 1 2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन। अल्कोहल है आपकी, डाइऑक्सिन एज अ सॉल्वेंट है, रूम टेम्परेचर के ऊपर आप इस अमाइनो एसिड को अमाइनो एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन की। ये रेफरेंस है टेट्राहाइड्रोन लेटर का, इसको देख सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। इस तरह आपने पढ़ा होगा डाइजो डेरिवेटिव को अभी आप डायरेक्टली बजाय मतलब आपका जो बजाय इसके कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से ट्रीट करें, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डाइजो डेरिवेटिव से ट्रीट करके भी एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका एजोमेथाइन डेरिवेटिव प्रिपेयर किया गया फर्स्ट स्टेप के अंदर और फिर उसको कन्वर्ट किया गया इनटू योर डाइएजो कंपाउंड। ये जो डाइएजो कंपाउंड है इसको फिर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे ट्रीट किया गया इन ऑर्डर टू गेट योर रिस्पेक्टिव एस्टर। ये उसका रेफरेंस है।
अब ये क्लीवेज का मेथड है, आपको पता है क्लीवेज के लिए ज़्यादातर हाइड्रोलाइसिस और हमने कॉमनली मेथड पढ़ा था। अब ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर क्लीवेज जो है वो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट से की जाती है, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द कार्बोक्सिलाइट ग्रुप। अब मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल यूज़ किए गए हैं, ये उनकी डिटेल है, और हर किसी जो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, ये देख लें अगर आप यहाँ पे, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, और हर किसी की कंडीशंस और उसका रेफरेंस उसके आगे दिया गया है। तो आपने ये सारे रेफरेंस जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं, और इनकी एग्जांपल्स की स्कीम जो है वो ख़ासकर अपने पास नोट कर लेनी है, उनको प्रिपेयर कर लेना है। ये देख लें, ये उनके रेफरेंसेस हैं, जस्ट कॉपी करें। आपको ये जो ग्रीन्स प्रोटेक्टिव ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उस बुक में से ये रेफरेंस है, ये बुक भी आपके पास है, तो आप वहाँ से भी इसको डायरेक्टली जो रेफरेंसेस को देख सकते हैं, और वहाँ से इनको कॉपी करके आप इनका रिस्पेक्टिव पेपर डाउनलोड कर लें और उसको डिटेल के साथ पढ़ लें। सो एस्टर्स के हवाले से ये कहानी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर मज़ीद आपने इसकी एग्जांपल्स, मज़ीद रेफरेंसेस, आपको अव्वल तो ये जो 7-8 रेफरेंस हैं इनमें से बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएंगी, बहुत सारी एग्जांपल्स और मिल जाएंगी क्लीवेज के हवाले से भी, फार्मेशन के हवाले से भी। लेकिन मज़ीद अगर आप इसके अलावा भी देखना चाहें तो आप ग्रीन्स प्रोटेक्टिव ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बुक में पेज नंबर 537 ऑनवर्ड्स इनको डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन को, और जो एंजाइमेटिकली क्लीवेबल एस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।